क्या आप या आपके परिवार में से किसी सदस्य को हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी है? क्या आप कार्बिमाजोल वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि ये गोली कैसे कार्य करती है, किन किन परिस्थितियों में इसको दी जाती है, ये दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है और क्या गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये गोली सुरक्षित है या नहीं है? अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आज हम बात करेंगे ये दवा कार्बिमाजोल के बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अब इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज के इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कार्बिमाजोल वाली गोलियों के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है उसके बारे में सभी कुछ डिटेल में जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो कार्बिमाजोल वाली जो गोली होती है ये हाइपरथायरॉयड के मरीजों को ज़्यादा करके प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, हाइपरथायरॉयड को ठीक करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी। उसके लिए भी मैंने एक अलग सा डिटेल में वीडियो बनाया है। तो जो कार्बिमाजोल वाली जो गोली होती है ये कभी कभी हम बीटा ब्लॉकर वाली गोलियों के साथ में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये गोलियां हम ऑपरेशन के पहले भी इस्तेमाल करते हैं या तो फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी के पहले भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका मेडिकल केस क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। लेकिन ज़्यादा करके शुरुआती के स्टेज में जब कोई भी मरीज को हाइपरथायरॉयड की बीमारी होती है, हम ये गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो कार्बिमाजोल वाली जो गोली है ये जेनेरिक नाम है, यानी इसका केमिकल नाम है। भारत के बाहर और कुछ देशों में ये कार्बिमाजोल गोली को और भी बहुत विभिन्न नामों से पहचानते हैं। उसमें से एक नाम है कार्बिनाजोल, फिर कोई लोग इसको कार्बिमाजोलम, कोई लोग इसको कार्बिमाजोलो के नाम से भी जानते हैं। कुछ देशों में इसको अथायरॉक्सीमाजोल से भी जानते हैं और कार्बेथायोक्सीमेथिमाजोल के नाम से भी ये जानते हैं। ये नाम चाहे कोई भी हो, ये दवा एक ही है और ज़्यादा करके ये नाम कार्बिमाजोल ही ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ये कार्बिमाजोल जैसे कि मैंने शुरू में बताया ये एक जेनेरिक नाम है। हर एक कंपनी अपनी दवाइयों के अलग अलग ब्रांड नेम इस्तेमाल करती है। कुछ ब्रांड नेम्स है जैसे नियोमर्काजोल, फिर है एंटीथायरॉक्स, फिर है थायरोकैब, थायरोडिप, ऐसे कुछ जानी मानी प्रचलित ब्रांड नेम से भी ये दवा मिल जाती है। आप जो भी कोई हिस्से में भारत के या भारत के बाहर हो, जो भी आपको ब्रांड मिलती है उस ब्रांड की गोलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसका जो जेनेरिक नाम है ये सेम होना चाहिए और वो है कार्बिमाजोल। ठीक है, ये गोलियां जो है ये एक हार्मोन की गोली है। ठीक है, ये कोई सादी सर्दी खांसी जुकाम की गोली नहीं है, ये हार्मोन की गोली है। इसीलिए ये गोलियों का इस्तेमाल आपको तभी ही करना है अगर आपके शरीर में कोई थायराइड हार्मोन की गड़बड़ है और अगर आपको डॉक्टर ने ये गोली का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। ठीक है, ये गोलियां आपको खाली पेट लेनी ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, देखिए, एक थायराइड की और एक बीमारी होती है जहां पे आपका थायराइड ज़रूरत से कम कार्य करता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए हम एक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। ये जो लीवोथायरॉक्सिन वाली जो गोली होती है यह आपको सुबह खाली पेट पे लेनी होती है।
हाइपरथायरॉयड की जो गोली कार्बिमाजोल, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं, इस दवा को आपको सुबह में खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यह गोली आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपका वक्त हो वो सेम वक्त ही रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो गोली है ये आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं या तो खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके मरीजों को ये गोली की जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा करके पेट की साइड इफ़ेक्ट होती है, इसीलिए कभी कभार हम ये गोलियां खाना खाने के बाद में भी सुझाव देते हैं, ठीक है। ये जो कार्बिमाजोल वाली जो गोली होती है ये एक खास प्रकार की बॉटल पैकेजिंग में आती है और ज़्यादा करके ये गोलियां 100 से 120 की मात्रा में आती है। क्योंकि थायराइड की गोलियां थोड़ी ज़्यादा लंबे वक्त के लिए होती है, इसीलिए ये गोलियों का पैकेजिंग भी सादी गोलियों जैसा नहीं है जो 10-15 गोलियों का पैकेजिंग आता है। ये जो गोलियां है 100 से 120 की पैकेजिंग में आती है, ठीक है। अगर हम प्राइस की बात करें तो हर एक ब्रांड का प्राइस अलग होता है, तो जो भी आप ब्रांड की गोली खरीदिए उस ब्रांड की प्राइसिंग चेंज हो सकती है। प्राइसिंग आपकी दवा का क्या डोज है उस पर भी चेंज होता है। ज़्यादा करके ये गोलियां 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है। और अगर आप इस गोली को बहुत ज़्यादा ध्यान से गौर से देखेंगे तो ये गोलियां गोल आकार की होती है, ज़्यादा करके ये पिंक यानी गुलाबी रंग की होती है और ये गोलियों के ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, ना कोई कोटिंग लगा हुआ होता है। और ये गोलियों के ज़्यादा करके भारत देश में नियोमर्काजोल वाली ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये ज़्यादा करके डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इन गोलियों के ऊपर उसका डोज भी लिखा रहता है 5, 10, 20 और गोली के दूसरे साइड में एक खास प्रकार की लाइन होती है जिसको हम स्कोर लाइन कहते हैं। तो ये स्कोर लाइन के वजह से 2 फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अगर किसी मरीज को गोली निगलने में अगर तकलीफ होती है तो एक गोली के वो 2 टुकड़े करके ले सकते हैं। कभी कभी हम छोटे पावर की गोलियों का प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये छोटे पावर की गोलियां उपलब्ध नहीं हो जाती, तो उन केसेस में आप एक गोली के 2 हिस्से करके उसका डोज भी आधा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये स्कोर लाइन का जो टैबलेट के ऊपर होता है ये काफ़ी फायदा होता है। ये कार्बिमाजोल वाली जो गोली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोली है। इनफैक्ट WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कार्बिमाजोल वाली गोली को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवाओं के लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक एसेंशियल दवाओं के लिस्ट में भी आती है। अब चलिए ये जानते हैं कि इस दवा को हम किन परिस्थितियों में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इसके इंडिकेशंस क्या क्या है। देखिए, कार्बिमाजोल वाली जो गोली है ये कार्य करती है थायराइड की गतिविधियों को कम करने का, इसीलिए हम इस दवा को हर एक वो कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपका थायराइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, जिसको हम हाइपरथायरॉयड कहते हैं। क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, हम इसकी गतिविधि को कम करना चाहते हैं। इसीलिए हर एक कंडीशन जहाँ पे हमें आपकी थायराइड की स्पीड कम करनी है, स्लो करना है, वहाँ पे हम ये गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे आपका थायराइड आपकी ज़रूरत के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा और बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार्य कर रहा है। तो उन परिस्थितियों में हम ये दवा का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म होने की बहुत सारी वजह है, उनमें से एक वजह है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज क्या है? देखिए, ग्रेव्स डिजीज जो है एक खास प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी है जहाँ पे आप ही के शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो एंटीबॉडीज बना के आपकी थायराइड ग्रंथि पे हमला करती है और इसके वजह से थायराइड की ग्रंथि बराबर से कार्य नहीं करती। तो ग्रेव्स डिजीज में हम ये गोली का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एक खास प्रकार का गठाने हो जाती है आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर, जिसको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। तो कुछ थायराइड नोड्यूल की सिचुएशन में भी हम ये गोली का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादा करके जो थायराइड नोड्यूल्स जो है, जिसको हम हॉट नोड्यूल के नाम से भी जानते हैं।
तीसरी कंडीशन है जिसका नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी थायराइड के हार्मोन की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपको इस शरीर में बहुत ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं। तो उन सिचुएशन में भी हम ये गोली का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम ये गोलियों का इस्तेमाल दो खास कंडीशन में भी करते हैं। पहला है, अगर आपके शरीर में थायराइड की ऑपरेशन की ज़रूरत है और ऑपरेशन के पहले अगर आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसको हम स्टेबल करने के लिए भी ये दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हाइपरथायराइड को ठीक करने की और एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी, जिसको हम RAI थेरेपी से भी जानते हैं। तो RAI थेरेपी करने के पहले भी हमें ये चाहिए कि आपका थायराइड एक नॉर्मल स्टेटस में आए, जिसको हम यूथायराइड कहते हैं। तो उन सिचुएशन में भी हम ये गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरथायराइड अगर आपको गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो भी हम कोई स्टेजेस में ये दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, प्रेगनेंसी में हमें किन बात का खास ख्याल रखना चाहिए अगर आप कार्बिमाजोल वाली गोली लेते हैं, उसके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इंडिकेशंस जहाँ पे ये गोलियों का इस्तेमाल होता है। अब चलिए ये जानते हैं कि कार्बिमाजोल वाली गोली हम किन केसेस में नहीं देते हैं, यानी इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस माना जाता है। उसमें से सबसे पहला है, अगर आपको ये दवा कार्बिमाजोल या तो उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है मेथिमाजोल, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या तो आपके शरीर में इसकी कोई हाइपर सेंसिटिविटी है। अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर आप कोई भी गोलियों का, कोई भी केमिकल का आपके शरीर के भीतर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट हो जाती है, तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, हाइपर एक्टिव कहते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपको ये गोली सूट नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगर आपने इसके पहले ये गोलियों का इस्तेमाल किया है और ये गोलियों लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं तो भी हो सकता है ये गोली आपके लिए सूटेबल ना हो। तीसरी कंडीशन है, अगर आपके शरीर में आपके जो लिवर है उसमें कोई बीमारियां है जिसको हम हेपेटिक डिजीज़ कहते हैं या तो लिवर की कोई बीमारियां है तो भी हम ये गोलियों का इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही साथ अगर आपने इसके पहले ये दवाओं का इस्तेमाल किया है और दवा लेने के बाद में आपके शरीर में पैनक्रिया नाम के जो ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुका है तो भी हम ये गोलियों का इस्तेमाल आपके केस में शायद से उचित ना हो और आपको कोई और ट्रीटमेंट लेना पड़े। अगर आपको कार्बिमाजोल वाली गोली लेने के पहले कोई खास प्रकार के ब्लड के यानी हिमेटोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपके रक्त में प्रॉब्लम है, खून की बीमारियां है, तो भी आपको आपके डॉक्टर को बताना चाहिए, शायद से ये गोली आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। और एक खास प्रकार की बीमारी है जो काफ़ी कम पाई जाती है, थोड़ी रेयर कंडीशन में मानी जाती है, जहाँ पे आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, वो सही तरीके से हजम नहीं होता, पाचन नहीं होता, जिसको हम ग्लूकोज गैलेक्टोज माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। साथ ही साथ कुछ मरीजों को गैलेक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कोई मरीजों को एक खास प्रकार का एंजाइम है जिसको टोटल लैक्टेज डेफिशिएंसीज कहते हैं। अगर आपको ऐसी सारी कोई बीमारियां हैं जो पेट की बीमारियों में आती है तो भी हो सकता है कि ये गोली आपके लिए सही ना हो और आपको डॉक्टर ये गोलियों का इस्तेमाल ना करने को भी कह सकते हैं और आपको और कोई ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए ये जानते हैं ये कार्बिमाजोल वाली गोली कार्य कैसे करती है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल थायराइड कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो थायराइड की जो ग्रंथि है हमारे गले में स्थित है और ये खास करके दो हार्मोन बनाती है। पहला नाम है T3 हार्मोन और दूसरा है T4 हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन को बनने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एक खास प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन के अलावा हमें और एक बहुत ही खास अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है जिसका नाम है टायरोसिन।
जब टायरोसिन वाला अमाइनो एसिड आयोडीन के साथ में जुड़ता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एक केमिकल रिएक्शंस होने के लिए एक खास प्रकार के एंजाइम की ज़रूरत होती है और उस एंजाइम का नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। जब भी आपके शरीर में सही मात्रा में आयोडीन है, सही मात्रा में एंजाइम है और सही मात्रा में अमाइनो एसिड है, तो ही बराबर से कार्य होगा और आपको सही तरीके से थायराइड के हार्मोन का प्रोडक्शन यानी बनना होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन। अब ये दवा जब आप लेंगे तब क्या होता है, देखिए कार्बिमाजोल वाली जो गोली जो है, इसको हम केमिकल भाषा में बात करें तो इसको हम थायोनामाइड के क्लास में मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्बिमाजोल वाली गोली इनफैक्ट एक प्रो ड्रग के क्लास में आती है। क्या होता है प्रो ड्रग? जब भी आप कोई भी गोलियों का सेवन करते हैं तो गोली तुरंत कार्य करती है, जिसको हम एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कार्बिमाजोल वाली गोली थोड़ी अलग है। जैसे ही आपने उसको शरीर के अंदर लिया तो ये अपना केमिकल स्ट्रक्चर बदल देगी, तो इसको हम प्रो ड्रग कहते हैं। यानी आप शरीर के अंदर लेंगे, ये ड्रग अपने आप का केमिकल स्ट्रक्चर बदल के उसके एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी और इसके एक्टिव फॉर्म को हम मेथिमाजोल कहते हैं। कोई लोग इसको थायामाजोल भी कहते हैं। यानी क्या हुआ, जैसे ही आपने ये गोली ली, ये कार्बिमाजोल से बन गया वो मेथिमाजोल। अब ये मेथिमाजोल जो है, जो एक एक्टिव दवाई है और वो एक्टिव दवा ही काम करेगी। तो कैसे ये कार्य करेगी? ये कार्य दो तरीके से करती है। सबसे पहला ये ऐसे कार्य करेगी कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि के अंदर इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा होने नहीं देती। साथ ही साथ इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन में जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, ये इस एंजाइम की एक्शन पे अटकाता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो अमाइनो एसिड टायरोसिन जो है वो आयोडीन के साथ में मिल नहीं पाता और अपने आप को केमिकली आपको थायराइड हार्मोन बना नहीं सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो गोली जो है कार्बिमाजोल, ये थायराइड के जो हार्मोन का जो बनना जो है, प्रोडक्शन जो है, उसको अटकाता है और थायराइड का जो हार्मोन बनना स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार ये गोली कार्य करती है। ये गोली एक प्रो ड्रग है, ये एक्टिव दवाई नहीं है। जैसे ही आपने इस गोलियों का सेवन किया, ये गोलियां आपको मुंह से लेनी होती है, जैसे ही आपने इसका सेवन किया 1 से 2 घंटे के अंदर ही ये अपना कार्य करेगी और एक्टिव कंपाउंड में बदली हो जाएगी। और जो भी गोली का जो एक्टिव कंपाउंड इस्तेमाल में नहीं आता है, वो सभी एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ है, जो इसके मेटाबोलाइट जिसको हम कहते हैं, ये 90% आपकी पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। कुछ 10% वाली गोली जो होती है, इसका एक्सक्रीशन आपके फीसिस यानी संडास में भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये गोली अपना कार्य करती है। अब चलिए ये जानते हैं कि इस दवा का डोज क्या होता है। देखिए, दवा जो है आपको विभिन्न डोजेज में मिल जाती है, लेकिन जब हम प्रिस्क्राइब करते कोई भी मरीज को ये दवा, तो उसके पीछे क्या रैशनल है। देखिए, ज़्यादा करके शुरुआती के स्टेज में जब भी कोई मरीज को हाइपरथायरॉयड के लक्षण आते हैं, तो हम उनकी खून की जांच करवाते हैं। हम ये देखते हैं कि इनके शरीर में हाइपरथायरॉयड का लेवल कितना है, कितने हद तक थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य कर रही है। उसके बाद में ही आपका डोज सुनिश्चित होता है। जब हम डोज डिसाइड करते हैं, उसके पीछे हमारे बहुत सारी वजह भी होती है। आपकी उम्र क्या है, क्या आप औरत है या आप मर्द है,
ठीक है, आपका थायराइड का लेवल में कितना डिस्टर्बेंस है, आप और क्या क्या गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्या आपका लिवर सही तरीके से कार्य कर रहा है या आपका किडनी सही तरीके से कार्य कर रहा है, आपको कोई और बीमारियां तो नहीं है। जब इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं उसके बाद में आपका जो डोज है वो सुनिश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि ये गोली सभी व्यक्तियों को एक ही डोज में लगता है। ठीक है, तो शुरुआत में जब आपके खून की जांचों में आपकी गड़बड़े आती है, जब आपका शरीर एक बहुत ज़्यादा हाइपरथायरॉयड के स्टेट में होता है, उस स्टेज के दौरान आपको ये दवा का डोज थोड़ा ज़्यादा लेना हो सकता है, जिसको हम इनिशियल डोजेज कहते हैं। तो मरीज के इनिशियल डोजेज 20 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम प्रतिदिन भी जा सकते हैं। तो इन केस में ज़्यादा करके ये गोलियों को हम 2 से 3 डोजेज में डिवाइड करते हैं, और हो सकता है आपके डॉक्टर आपको सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे 3 टाइम भी ये गोलियों का इस्तेमाल करने को कह सकते हैं। जब हम इतना हैवी डोज देते हैं तो हर 4 से 6 हफ्तों के भीतर हम आपके थायराइड की जांचें भी करवाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आपका थायराइड में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आपको ये दवा के वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आते। ये ज़्यादा करके हैवी डोज हम तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक आपका थायराइड एक स्टेबल स्टेट में नहीं आ जाता, जिसको हम यूथायरॉयड स्टेट कहते हैं। जैसे ही आपका थायराइड एक यूथायरॉयड के स्टेट में आ जाता है, उसके बाद में आपकी थेरेपी अलग हो जाती है। ये सब्सिक्वेंट जो थेरेपी होती है ये ज़्यादा करके 2 टाइप की होती है। उसमें से सबसे पहली थेरेपी है जिसका नाम है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज बहुत कम हो जाता है, ये 5 मिलीग्राम से लेके 15-20 मिलीग्राम प्रतिदिन तक भी जा सकता है। ठीक है, जब आप मेंटेनेंस डोजेज में रहते हैं, ज़्यादा करके ये गोली आपको दिन में एक ही बार इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस डोज के दौरान भी हम आपको बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। हम आपकी थायराइड की जांच करवाते हैं, साथ ही साथ आपके लिवर और किडनी की भी जांच करवाते हैं। हम आपके कंप्लीट ब्लड काउंट की भी जांच करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, मेंटेनेंस वाला जो डोजेज है ये कभी कभी 6 महीनों से लेके 18 से 24 महीनों यानी 1.5 से 2 साल तक भी हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या ये दवा बंद करने के बाद में आपका हाइपरथायरॉयड का प्रॉब्लम निकल जा रहा है या नहीं निकल जाता। हर एक केस अलग होता है। आप कुछ भी डिसीजन आपसे खुद से नहीं लीजिएगा, आपके डॉक्टर को पूछिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा सब्सिक्वेंट थेरेपी का मेथड है जिसको हम ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट रेजिमेंट के दौरान आपके शरीर में ये दवा का रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहेगा, 20 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन भी हो सकता है। ये दवा के साथ साथ में हम आपको और एक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। हर एक का शरीर अलग होता है, करीबन 50 से 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन का ये डोज का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इसको हम ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट रेजिमेंट कहते हैं, जहाँ पे हम आपको हाइपरथायरॉयड की गोली के साथ साथ आपको हाइपरथायरॉयड की गोलियों का भी इस्तेमाल करने को सुझाव कर सकते हैं। तो ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट या तो मेंटेनेंस रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट आपके लिए सही होगा ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट वाला रेजिमेंट ज़्यादा करके हम गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान प्रिफर नहीं करते। ठीक है, तो ये 2 मेथड है जिसके द्वारा आपका थायराइड दवा का डोज सुनिश्चित होता है। अब जैसे ही कार्बिमाजोल वाली गोलियों का प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं तो मरीजों का एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें कब तक अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा, हमारे रिपोर्ट में जो गड़बड़े आई है ये कब तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है एक पेशेंट और मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जवाब देने के पहले आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए। देखिए थायराइड की जो ग्रंथि जो है, जो हार्मोन बनाती है T3 और T4 हार्मोन, ये हार्मोन ये पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में बना के रख देती है
और नियरली 99% का जो हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाओं होती है उसके अंदर एक थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन वाला जो प्रोटीन होता है उसके साथ में जुड़ के इकट्ठे होकर स्टोर हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपकी थायराइड की ग्रंथि अगर गड़बड़े करना शुरू हो भी जाती है तो आपके शरीर में 2 से 3 महीना आपको कोई भी दिक्कतें आएगी ही नहीं। ये इसीलिए दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 2-3 महीने तक चलने के लिए जितना हार्मोन की ज़रूरत होती है उतना ऑलरेडी बन के रेडी होता है। जैसे अगर मुझे सादी भाषा में आपको बताना हो तो अगर हमारे बैंक में हमारे पास अच्छे अमाउंट में पैसे सेव किए हुए रहते हैं तो अगर हमें कोई कारणवश पैसे की तंगी आ भी जाती है तो हम कुछ दिन कुछ हफ्तों के लिए पैसे के बगैर भी काम चला सकते हैं। उसी प्रकार ये जो हार्मोन जो है पहले से ही 2-3 महीनों का एक्स्ट्रा डोज बन के रेडी हो चुका होता है। जब तक आपका वो डोज खत्म नहीं होता, अगर आप गोलियों का इस्तेमाल शुरू भी कर दे आपको तुरंत उसका फायदा नहीं होगा। देखिए ये जो गोली है कार्बिमाजोल, उसका एक्शन बहुत ही फटाफट है। जैसे ही आप वो गोलियों का इस्तेमाल करते हैं कुछ ही दिनों के अंदर उसकी एक्शन आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको बाहरी ओर से आपके शरीर के अंदर लक्षणों में, आपके खून की जांचों में इसके तुरंत आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि जो हार्मोन पहले से बना हुआ है उस पर यह गोली कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। ये गोली नए हार्मोन को बनने से अटका सकती है, जो पहले बना हुआ है उस पर यह गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए अगर आपने गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो आपको धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ हफ्ते कुछ महीने लग जाएंगे आपके खून की जांच में इसके अच्छे रिजल्ट्स आने को, आपके शरीर में इसके अच्छे फायदे होने को। क्या कार्बिमाजोल वाली दवा को हम प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या ये मरीज ले सकते हैं? देखिए ये सवाल जो है ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है और बहुत लोग ये सवाल क्लिनिक में भी पूछते हैं। मुझे इसके पहले वीडियोस में भी बहुत लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। तो ये इसका जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आंसर है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे इलाबोरेट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहला, अगर आप शादीशुदा औरत है और अगर आपकी उम्र रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, यानी आप 18 से लेके 40 साल की अगर आपकी उम्र है और अगर आप गर्भ धारण करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बात को आपको आपके डॉक्टर को डेफिनेटली बताना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी दवाइयाँ चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बात को आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई में डॉक्टर से डिस्कस करना है। साथ ही साथ ज़्यादा करके डॉक्टर, जब हम ऐसे मरीज़ देखते हैं, हम आपको पूछते हैं कि क्या आप गर्भ धारण का प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप गर्भ धारण का प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपकी दवाइयों का भी सुझाव उस प्रकार से देते हैं। लेकिन अगर आप गर्भ धारण करने का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और अगर आप ये गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का आपको बहुत ही खास ख्याल रखना है कि आप बहुत अच्छे तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक का ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार जब ये गोली आप पहले ट्राइमेस्टर यानी 3 मास में हम देते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए हर एक थायराइड के मरीज को जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या गर्भावस्था के दौरान ये गोली सेफ है या नहीं है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि अगर आपको हाइपरथायरॉयड की समस्या है तो उसको सही तरीके से ठीक करें। जी हाँ, अगर आपका हाइपरथायरॉयड ठीक नहीं होगा तो आपके शरीर में आपको और आपके आने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन आप ये गोली लो या ना लो, अगर आपका हाइपरथायरॉयड ठीक नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका हाइपरथायरॉयड सबसे अच्छी तरीके से कंट्रोल में हो। ठीक है, दूसरा,
अगर आप गर्भवती महिला है तो ज़्यादा करके हम पहले ट्राइमेस्टर यानी शुरुआती के पहले 12 सप्ताह ये गोलियों का रिकमेंडेशंस नहीं करते हैं। इसकी जगह पे और एक दवा आती है जिसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरासिल, जिसको हम PTU के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा करके पहले 3 मास में हम ये गोलियों का रिकमेंडेशंस करते हैं। एज पर द रिसर्च और जो एंडोक्राइन की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अगर आपका दूसरा तीन मासिक और तीसरा 3 मासिक है तो कार्बिमाजोल वाली गोलियों का इस्तेमाल करना सेफ माना जाता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा करके कार्बिमाजोल वाली गोली के वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, लेकिन कार्बिमाजोल वाली गोली जो होती है आपके जो प्लासेंटा जो है उसके से पास होके आपके बच्चे के अंदर, नवजात शिशु के अंदर जा सकती है। तो इसके वजह से कभी कभार वो कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक औरत कार्बिमाजोल वाली गोलियों का अगर सेवन कर रही है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो आपके मेडिकल केस पे डिपेंड कर सकता है। तो अगर आप गर्भवती महिला है तो आप आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर, साथ ही साथ आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की भी हेल्प लीजिएगा ये जानने के लिए कि क्या ये दवा आपके लिए सेफ और सुरक्षित है या नहीं है। तो जिन रिसर्च और डेटाज में जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं सामने, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें से सबसे पहला जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, यानी जन्मजात खोट कहते हैं, ये कुछ खोटे हो सकती है। उसमें से पहला है जिसको हम कहते हैं कोएनल अट्रेजिया। इसमें क्या होता है, देखिए हमारा जो नाक जो है उसके अंदर एक खास प्रकार का पैसेज होता है जिसको हम नेजल पैसेज कहते हैं। तो अगर आपके नेजल पैसेज के अंदर कुछ सॉफ्ट टिश्यू या तो कुछ हड्डी आ जाती है जिसके वजह से ये पैसेज में ब्लॉक आ सकता है। तो कुछ केसेस में ऐसे पैसेज में ब्लॉकेजेस भी पाए गए हैं। दूसरी कंडीशन है जिसका नाम है अप्लाजिया क्यूटिस। ये ज़्यादा करके जो हमारे सिर की जो चमड़ी जो होती है जिसको हम स्काल्प कहते हैं, तो ये स्काल्प के अंदर कुछ डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन होते हैं जहाँ पे बच्चे के अंदर ये स्काल्प वाली चमड़ी नहीं होती। इसको हम अप्लाजिया क्यूटिस भी कहते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों के किडनी में, कुछ बच्चों के पेट में, कुछ बच्चों के हार्ट में भी कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस आए हैं। एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है जिसका नाम है एक्सोम फेलोस। अब एक्सोम फेलोस में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा जो है उसके पेट की जो दीवार जो होती है जिसको हम एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, वो सही तरीके से नहीं बनी, वो एकदम नाजुक हो चुकी है। और जिसके वजह से जो हमारे पेट के अंदर के जो अंग है जैसे लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये बाहरी ओर पे आ सकते हैं। तो ये एक्सोम फेलोस वाली भी एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकती है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हर एक लेडीज़ को होगा अगर वो कार्बिमाजोल वाली गोली लेती है तो, लेकिन ये कुछ मालफॉर्मेशंस काफ़ी कॉमनली कार्बिमाजोल वाली गोली से एसोसिएटेड होते हैं। और दूसरा, अगर आपका डोज ज़्यादा मात्रा में होगा तो भी आपको ये मालफॉर्मेशन होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने गोलियों का सेवन पहले 3 महीनों में किया है तो भी आपको ये रिस्क होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते। इसीलिए हम आपको हमेशा यही रेकमेंड करते हैं कि अगर आप गर्भधारण करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए ताकि आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों का चेंजेस भी कर सके। साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान हम ये देखते हैं कि जितने छोटे में छोटा दवा का डोज अगर प्रिस्क्राइब करके अगर हम आपके थायराइड लेवल को सही तरीके से रख सके, हम वही कोशिश करेंगे। अगर जितना छोटा डोज होगा आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क थोड़े कम हो जाते हैं, तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है।
दूसरा, एक गर्भवती महिलाओं का बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि क्या डॉक्टर साहब ये गोली लेने के वजह से हमें मिसकैरेज या तो गर्भपात होगा। देखिए, ज़्यादा करके ये गोली सेफ सुरक्षित मानी जाती है, इसके वजह से मिसकैरेजेस नहीं होते। लेकिन मिसकैरेजेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं अगर आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में ना हो। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपके डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके केस के मुताबिक बताएंगे। और अगर आप गर्भवती नहीं हैं और गर्भधारण का प्लानिंग आपका बहुत लंबे वक्त के बाद में है, तो उन केसेस में हम आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी का भी सुझाव कभी कभी देते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि थायराइड की जो गोली जो कार्बिमाजोल वाली है, इसके साथ में कभी कभी हम लिवोथायरॉक्सिन की गोली जो ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट रेजिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा करके हम गर्भावस्था के दौरान ये रेजिमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सभी बातों का आपको खास ख्याल रखना है अगर आप गर्भधारण करना चाह रहे हैं या तो आप गर्भवती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास पॉपुलेशन जहाँ पे कार्बिमाजोल वाली गोली के साथ में आपको क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या तो स्तनपान कराती हुई माताएं। तो क्या ये माताएं ये दवाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, ये जो गोली जो है कार्बिमाजोल कुछ हद तक दूध के द्वारा एक्सक्रीट हो सकती है और बच्चे में भी जा सकती है। तो अगर आप कार्बिमाजोल वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा करके दवा को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप आपके डॉक्टर को पूछिएगा। दूसरा है एल्डरली पॉपुलेशन, जहाँ पे 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग लोग। तो क्या उन व्यक्तियों में ये गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादा करके कोई दिक्कतें नहीं आती, ये बड़े बुजुर्ग भी ये गोलियों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये बड़े बुजुर्गों में थोड़े ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के लिए हमारा ऑप्टिमम थायराइड रेंज भी अलग होता है, तो शायद से आपके शरीर में जो कि यंग पॉपुलेशन के कंपेयर में डोजेज की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। तीसरा पॉपुलेशन है जहाँ पे आपकी उम्र अगर 3 साल से लेकर 17 साल की, जिसको हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं, तो क्या इन लोगों में ये दवा ले सकते हैं? देखिए, ज़्यादा करके 3 से 17 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों में ये गोलियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में जितना हो सके उतना कम से कम डोजेज का रिक्वायरमेंट हो। कभी कभी छोटे बच्चों में ये डोजेज की मात्रा बहुत ही कम होती है, 5 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन भी हो सकती है। और एक पॉपुलेशन है जिसको हम इन्फेंट पॉपुलेशन कहते हैं, जहाँ पे बच्चे की उम्र 2 साल से कम है। तो क्या उन एज ग्रुप में ये दवाओं का इस्तेमाल होता है? ज़्यादा करके ये पॉपुलेशन को ज़्यादा रिसर्चेस में नहीं, स्टडीज़ में इंक्लूड किया है, तो ये कोई ठोस दावे के साथ में नहीं कह सकते कि ये दवा इन एज ग्रुप में सेफ है या नहीं है। लेकिन वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करेगा और आपके मेडिकल केस पे डिपेंड करेगा। आपके डॉक्टर आपको सही तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आता है कि अगर आपको पहले से कोई लिवर की कोई बीमारियां है तो क्या आप ये गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, कार्बिमाजोल वाली गोली जो होती है ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा सर्कुलेट भी होती है, और ये दवा का जो एक्सक्रीशन है उसमें भी लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है। सादा केसेस में अगर आप हेल्दी है तो कार्बिमाजोल वाली गोली की हाफ लाइफ जो है 5 से 5.5 घंटे की रहती है। अगर आपको किसी कारणवश लिवर की बीमारियां है तो इसके वजह से इसकी हाफ लाइफ बढ़ भी सकती है, और इसके वजह से ये दवा का जो एक्सक्रीशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकता और आपको लिवर की और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अगर आपको पहले से कोई लिवर की बीमारियां है तो आप आपके डॉक्टर को डेफिनेटली बताइएगा, आपके डॉक्टर उस तरीके से आपका केस ले सके।
ठीक है। साथ ही साथ जब हम ये गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हम आपके लिवर की जांचें भी करवाते हैं ये देखने के लिए क्या आपका लिवर सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका लिवर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा तो डॉक्टर आपको और कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का भी रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहले से ये दवा ले रहे हैं और दवा लेने के बाद में हम जो फॉलोअप विजिट्स होती है उस दौरान भी हम आपके लिवर की जांचें करवाते हैं, और अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बिगड़ते हैं तो हो सकता है आपके डॉक्टर दवा बंद करके आपको और कोई ऑल्टरनेटिव भी रिकमेंड करे। ये अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है। दूसरी एक क्या है, लिवर की एक बहुत ही अनकॉमन और कम पाई जाने वाली एक साइड इफ़ेक्ट होती है, जहाँ पे ये दवा का साइड इफ़ेक्ट के वजह से आपके लिवर पे इसकी असर आती है। तो अगर आप ये गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आपको अचानक से पेट में दर्द उठ रहा है, या तो आपको शरीर में खुजली आ रही है, या तो आपको खाने में कम हो जाता है जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं, आपको खाना पसंद नहीं आता, आपका खाना बहुत कम हो चुका है, या तो फिर आपके शरीर में पीलिया जैसे कोई लक्षण आते हैं, तो उन केसेस में आप आपके डॉक्टर को तुरंत जाके बताइएगा। हो सकता है ये दवा का एक अनकॉमन साइड इफेक्ट आपके शरीर में हुआ हो जिसके वजह से लिवर पे उसका डैमेज आया है। तो अगर ऐसा आपके डॉक्टर को डाउट लगता है तो आपके डॉक्टर आपके खून की जांच करवा सकते हैं, आपके पेट की सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। हो सकता है उस स्टेज के दौरान आपको डॉक्टर ये गोली बंद भी करने को भी रेकमेंड करे, और अगर ऐसा करते हैं तो जितना हम जल्दी करेंगे उतने आपके लिवर पे डैमेज कम होगा। ठीक है। अगर आपको ये दवा लेने के बाद में ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो हो सकता है आगे चल के ये दवा आपके लिए सही ना हो और आपके डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट पूरी चेंज कर दे। तो अगेन ये केस टू केस डिपेंड होता है, तो आप आपके डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो कार्बिमाजोल वाली गोली जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव क्या क्या है। देखिए, ज़्यादा करके ये जो गोली जो है ये बहुत ही वेल टॉलरेटेड दवा में मानी जाती है, यानी ज़्यादा करके मरीजों को ये दवा लेने के बाद में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये सौम्य और माइल्ड होते हैं, और कभी कभी ये साइड इफ़ेक्ट्स डोज डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे ही आपका डोज में चेंज होता है आपको शायद से साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ना या कम होना बहुत कॉमन माना जाता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा करके टॉलरेबल होते हैं, लोग इसको अच्छे से सहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मेजर होंगे, आप ये गोली ले ही नहीं सकते। ज़्यादा करके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन है, लोग बहुत आसानी से इसको ले सकते हैं। तो क्या है ये साइड इफ़ेक्ट्स? तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको उल्टी जैसा महसूस होता है जिसको हम नोजिया कहते हैं। कुछ मरीजों को उल्टी आती भी है, और कोई मरीजों को लूज मोशंस कहते हैं जिसको डायरिया कहते हैं, दस्त जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ऐसा होता है तो ज़्यादा घबराइए नहीं, कुछ दिन कुछ हफ्तों में ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। कुछ मरीजों को ये दवा लेने के बाद में चक्कर आना या तो सिर में दर्द होना ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हाइपरथायरॉयड के मरीजों को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत काफ़ी कॉमन होती है, तो कभी कभी सिरदर्द होने की वजह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना होना भी हो सकता है, तो इस बात पे भी आप खास ख्याल रखिएगा। कभी कभी किसी मरीज को ये दवा लेने के बाद में शरीर के अंदर एलर्जी जैसे रिएक्शंस आते हैं, आपको शायद से शरीर में खुजली आ सकती है, रैशेस उठ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप आपके डॉक्टर को बताइए, शायद से आपके डॉक्टर आपको एलर्जी की कोई गोलियों का भी रिकमेंडेशंस करें। कुछ केसेस में ये दवा लेने के बाद में उनके बाल जो है उसमें पतले होना, हेयर थिनिंग जिसको कहते हैं, ऐसे भी कोई मरीजों ने कंप्लेन किया है। कोई मरीजों का ऐसा भी कॉमन साइड इफेक्ट होता है जहाँ पे दवा लेने के बाद में उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सभी जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ज़्यादा करके हम गोलियों का इस्तेमाल बंद करने का रिकमेंडेशन नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके लिए अनबेरेबल हो जाते हैं। ठीक है। अब ये दवा के कुछ ऐसे अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आप नहीं ध्यान देंगे तो ये बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आ सकते हैं।
उसमें से सबसे पहली साइड इफेक्ट है जो है लिवर की साइड इफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं वापस रिवाइज करके बता देती हूँ। अगर दवा लेने के बाद में आपको अचानक से पेट में दर्द आ रहा है, आपकी भूख में कमी आ गई है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, आपको पीलिया जैसे लक्षण है, तो हो सकता है दवा की वजह से आपके लिवर पे डैमेज हुआ है। तो वो बात का आपको खास ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है आपको दवा लेने के बाद में तुरंत ही आए। कभी कभी ऐसे भी हमने देखे कि मरीज़ ने ये दवा 5-6 महीने से ले रहा है, उसके बाद में अचानक से साइड इफ़ेक्ट आए। किन मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट आएंगे और किन मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, इसके बारे में हमें ठोस बता नहीं सकते। इसीलिए हम आपको जागरूकता दे रहे, अवेयरनेस दे रहे कि आप इन बातों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक अनकॉमन साइड इफेक्ट है, वो भी एक पेट का ही साइड इफेक्ट है, जहां पे हमारे पेट के भीतर एक खास प्रकार का ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रिया। अगर आपको अचानक से पैनक्रिया के अंदर सूजन आ जाती है, जिसको हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, अगर आपको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ये भी कभी कभी काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो इसके अंदर भी आपको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है और ये पेन ज़्यादा करके अनबेरेबल होता है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, नौजिया हो रहा है, तो भी हो सकता है। तो आपके डॉक्टर डेफिनेटली, अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट है तो आपके लीवर की जांच भी करवा सकते हैं। आपकी पेट की सोनोग्राफी में हम ये भी चेक करते हैं कि आपको पैनक्रिया में अंदर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आई। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने की और भी बहुत सारा वजह है, उसमें से एक कॉमन वजह है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल करें, तो भी आपको पैनक्रियाटाइटिस होने के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तीसरा एक अनकॉमन और थोड़ा रेयर और जानलेवा वाला साइड इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं अग्रैन्युलोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है? देखिए, कार्बिमाजोल वाली गोली जो है, कभी कभार आपके जो हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होता है, ये बोन मैरो के भीतर ही हमारे शरीर के जो रक्त के जो कोशिकाएं जो होती है, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहते हैं, वो बनते हैं। तो कार्बिमाजोल वाली गोली कभी कभार ये बोन मैरो को सप्रेस करती है और इसके वजह से ये सभी रक्त कोश का प्रोडक्शन अटक जाता है, और ज़्यादा करके ये अटक जाता है अचानक से। इसके पीछे कोई वजह नहीं होती है कि क्यों ये रक्त कोश बनना अटक गया। तो अगर ऐसा अचानक से हो सकता है, जिसको हम अग्रैन्युलोसाइटोसिस कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अग्रैन्युलोसाइटोसिस हुआ है? तो अगर आपको अचानक से कभी बुखार आता है, आपके सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपके गले में आपको खराशे जैसी महसूस होती है, शरीर के अंदर रैशेस आ रहे हैं, या तो आपको अचानक से कहीं पे खून बह रहा है जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, या तो ब्रूइजेस आ जाते हैं, अगर आपको ऐसा सब होता है तो आपको तुरंत ही एक CBC जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ऐसी एक जांच करवानी है, ये देखने के लिए कि क्या आपके रक्त कोश सही तरीके से है या नहीं है। अगर आपके रक्त कोश अचानक से कम हो जाते हैं तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए हम हर एक मरीज को कहते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो इस बात का आप एक रेड अलर्ट के तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, ये जो अग्रैन्युलोसाइटोसिस वाला जो साइड इफेक्ट है, ये बहुत ही अनकॉमन और रेयर होता है, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको कार्बिमाजोल वाली गोली लेने के बाद में हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी गोलियां जो अगर आप कार्बिमाजोल के साथ में ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हाइपरथायरॉयड के मरीज को हाइपरथायरॉयड के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और उन बीमारियों के वजह से वो बहुत सारी गोलियों का सेवन भी करते हैं। क्या वो गोलियां आपकी कार्बिमाजोल की गोली के साथ में इंटरैक्ट करती है या नहीं करती, उसके बारे में कुछ नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली गोली आती है जिसका नाम है प्रेडनिजोलोन। जो प्रेडनिजोलोन वाली गोली है, इसको हम स्टेरॉइड की गोलियों में मानते हैं। ये वैसे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है। बहुत सी बार मरीज़ को अगर अस्थमा है, या तो रूमेटिज्म है, या तो और कोई ऑटो इम्यून वाली बीमारियां होती है, वहाँ पे भी हम ये दवाओं का इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर आप प्रेडनिसोलोन वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपकी दवा का डोज बढ़ जाए और आपके डॉक्टर आपकी प्रेडनिसोलोन वाली गोली का पावर थोड़ा बढ़ा दे। ठीक है। दूसरी गोली है जिसका नाम है एंटीकोएगुलेंट। अब क्या होता है एंटीकोएगुलेशन? एंटीकोएगुलेंट को समझने के पहले आपको कोएगुलेशन समझना जरूरी है। देखिए, हमें जब भी कभी कट लग जाता है तो तुरंत ही खून बहता है। ये खून लगातार तो नहीं बहते रहता, ये कुछ वक्त के बाद में बंद हो जाता है। ये बंद होने की प्रक्रिया को हम कोएगुलेशन कहते हैं। ये कोएगुलेशन होने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एक खास प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है और इसका नाम है विटामिन के। कार्बिमाजोल वाली गोली जो है ये विटामिन के की एंटागोनिस्ट में मानी जाती है। तो इसके वजह से जो भी आप एंटीकोएगुलेंट वाली गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये गोलियों का पावर कम करना पड़े। अब एंटीकोएगुलेंट वाली गोली बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। उनमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एस्पिरिन वाली गोली, क्लोपिडोग्रेल वाली गोली। तो ये गोलियाँ बहुत मरीज इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है आपका डोज भी चेंज हो जाए और ख़ास करके अगर आपका कोई ऑपरेशन प्लान आउट है, अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर खास प्रकार की टेस्ट होती है जिसका नाम है PTINR। ऐसे भी टेस्ट की रिकमेंडेशंस करें। ठीक है। तीसरी गोली जो आ जाती है जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। देखिए, बीटा ब्लॉकर वाली गोली बहुत ही ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। ये गोलियां ज़्यादा करके ब्लड प्रेशर के मरीजों को, हाइपरथायरॉयड के मरीजों को, उसके जो लक्षण होते हैं उसके लिए भी काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों को और हार्ट के प्रॉब्लम के मरीजों को भी ये दवा काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपके बीटा ब्लॉकर के क्लास की दवाओं का डोज शायद से कम कर दे। अगेन वो आपके केस पे और आपकी बॉडी में जिस प्रकार का डोज का कैलकुलेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। और एक दवा है जिसका नाम है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन वाली गोली ज़्यादा करके हम अस्थमा के मरीजों को देते हैं और कुछ लंग्स की यानी फेफड़ों की बीमारियों में भी ये दवा का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कार्बिमाजोल के साथ में थियोफाइलिन वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपके थियोफाइलिन वाला डोज भी कम हो जाए। और एक दवा होती है जिसका नाम है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन एक ज़्यादा करके एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट में माना जाता है। तो अगर आप इरिथ्रोमाइसिन वाली गोली ले रहे हैं तो भी आपके डॉक्टर इस दवा को चेंज करके उसका पावर शायद से कम करें। तो ये सभी कुछ गोलियां हैं, अगर आप कार्बिमाजोल के साथ साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद से आपके डॉक्टर्स उन डोजेज को भी चेंजेस करें। तो ये सभी दवाओं के साथ में आपको खास ख्याल रखना है। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चंस है जो लोगों के कार्बिमाजोल वाली गोली के साथ में होते हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। उसमें से सबसे पहला सवाल है कि क्या ये दवा आपको खाली पेट लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है? देखिए, ये दवा खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दवा आप खाने के पहले या खाने के बाद में ले सकते हैं। इसके लिए खास कोई स्पेशल प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जो भी वक्त पे ये गोली ले रहे हैं आपको ये वही वक्त पे गोली लेनी है। अगर किसी कारणवश अगर आप एक आधा दिन ये गोली लेने का भूल जाते हैं तो अगले दिन आप 2 गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डॉक्टर ने अगर आपको थायराइड के कोई स्कैन है या तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का अगर रिकमेंडेशंस किया है तो हो सकता है उसके पहले कुछ दिनों के पहले आपको ये गोलियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर सके। ठीक है। और एक स्पेशल कंडीशन है जिसका नाम है इंट्राथोरैसिक गॉइटर, जिसको कहते हैं या तो हम इसको रिट्रोस्टर्नल गॉइटर भी कहते हैं। क्या होता है इसको? इंट्रा मतलब अंदर, थोरैसिक जो हमारा जो छाती का जो एरिया है इसको मेडिकल भाषा में हम इसको थोरैक्स कहते हैं। यानी कि जो और तीसरा वर्ड है गॉइटर, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से बढ़ जाती है। ज़्यादा करके ये गॉइटर जो होता है बाहरी और होता है।
कभी कभार ये गॉइटर बाहरी और ना होके अंदरूनी हो जाता है, जिसको हम इंट्राथोरैसिक गॉइटर कहते हैं। कभी कभी हम इसको रिट्रोस्टर्नल गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसे केस है आपका, तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि जब हम कार्बिमाजोल वाली गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उन मरीजों के जो ट्रकिया जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अब ट्रकिया क्या है? जो नली हमारे जो गले में से जाती है और जिस नली में हमारी सांस जाती है, इसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। तो इस विंड पाइप को हम ट्रकिया कहते हैं। तो कुछ कुछ मरीजों के अंदर ये जो विंड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ये गोली के वजह से। तो उस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। आपको इंट्राथोरैसिक या तो रिट्रोस्टर्नल गॉइटर है या नहीं है, वो आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना आज कार्बिमाजोल दवा के डिटेल के बारे में। अगर आपको इस दवा का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है तो आप इसको गोली को इस्तेमाल कीजिए। ये गोली बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। क्या डोज में आप ये गोली ले रहे हैं और कितने वक्त से ये गोली आप ले रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। अगर आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पर डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है ही है। अगर आपको थायराइड या तो आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ ये कमेंट बॉक्स को जितना जल्द से जल्द पढ़ पाऊँ और उनका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। आपकी सेहत का खास ख्याल रखिए। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्ते।